देखते रहिएगा। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपको प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव बता चुका था। अब अगर कुछ सर्किट एलिमेंट आपस में कंबाइन है तब क्या केस बनेगा उस पर मैं बता रहा था। मान लीजिए एल और सी कंबाइन है एलसी सर्किट, सी और आर कंबाइन है सीआर सर्किट, और एल और आर कंबाइन है एलआर सर्किट, तीनों कंबाइन है तो एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए अगर एल और सी कंबाइंड है तो इंपीडेंस जो आएगा, इंपीडेंस यानी नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एलसी सर्किट, ये इंपीडेंस हो गया। तो इंपीडेंस की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी होगी, क्योंकि फेजर डायग्राम में आप देख रहे हैं एक्सएल एक्सी अपोजिट डायरेक्शन में है। सर एक्सी माइनस एक्सएल होगी। हाँ, जो भी अगर मान लीजिए एक्सी माइनस एक्सएल होगा इसका मतलब एक्सी ज्यादा है, मॉड लगा तो वैल्यू सेम, मॉड में तो वैल्यू सेम ही आएगी। और एक्सी माइनस एक्सएल अगर एक्सी ज्यादा है इसका मतलब एक कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट है, और अगर एक्सएल ज्यादा है तो क्या होगा, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। अगर एक्सी ज्यादा है तो कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, और अगर एक्सएल ज्यादा है तो इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए सीआर सर्किट है तो इसमें इंपीडेंस ऐसे होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे फेजर डायग्राम से। और उसके बाद अगर एलआर सर्किट है तो इंपीडेंस ऐसे होगा, अब फेजर डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ करके और उसमें क्या कहते हैं इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ये सब दिखाते हैं फेजर के रूप में, वेक्टर के रूप में, तो यही इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो अब इम्पीडेंस ट्रायंगल हर सर्किट का अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे अगर मान लीजिए सीरीज एलसीआर सर्किट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस पर जहाँ पे करंट है, ठीक है ना। इसको अगर आप इधर ड्रॉ करेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ हो जाएगा। एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर तब होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, यानी कि क्या कहते हैं क्या कहेंगे इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है ना। और अगर एक्सी ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा, बात समझे, तब हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल यानी कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें ये जो एंगल होता है इस एंगल में फाई, इसको कहते हैं फेज एंगल, ठीक है। और कॉस फाई क्या होता है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। और कॉस फाई इस एंगल से आप देख सकते हैं आर बाई जेड, पावर फैक्टर हमेशा आर बाई 2 ही होगा, आर बाई जेड, आर आर बाई जेड किसी भी सर्किट में, चाहे एलसी हो, चाहे सीआर हो, चाहे एलआर हो, चाहे एलसीआर हो, पावर फैक्टर कॉस फाई होता है जहाँ फाई फेज एंगल है, ठीक है ना, ठीक है ना। पावर फैक्टर मतलब हम नहीं बता सकते, आप ये जानिए कि इसको पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अभी जब आपको पावर कंज्यूम्ड इन एन सीरीज एलसीआर सर्किट देखेंगे, इधर देखिए, अभी जब आपको पावर कंज्यूम्ड इन एन सीरीज एलसीआर सर्किट दिखाएंगे तब आप देखिएगा कि पावर कंज्यूम क्या होगी, वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। और फाई जो होता है वो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इधर देखिए इम्पीडेंस और इम्पीडेंस तो आप समझ गए, और इधर देखिए और इम्पीडेंस ट्रायंगल समझ गए। एक एक टर्म को ध्यान रखिए, मतलब इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। परपेंडिकुलर नहीं, ये एक्स एक्सिस पे अगर आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो उसके बाद ये परपेंडिकुलर होगा करंट। हाँ, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो अगर आपने एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इधर देखिए इस पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो इधर होगा आपका एक्सी अगर एलसीआर सर्किट है तो, और इधर क्या होगा एक्सएल। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये फेजर हो जाएगा। ये फेजर जो इससे एंगल बनाएगा इसी को हम कहेंगे फेज एंगल, और इसी का कॉस जो होगा पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर आपके वो सुनिए, पावर फैक्टर पूछता है कैलकुलेट द पावर फैक्टर, तो बाकी टर्म्स दिए रहते हैं, तो पावर फैक्टर कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे आर बाई जेड, जेड आप निकाल लेंगे, ओमेगा एसी की दिया रहेगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब चीज बहुत आसान लगने लगेगी, बहुत ही इजी लगने लगेगी, बात समझ में। थोड़ा इधर देखिए, एक जगह ध्यान रखिए। अब इसी से इतनी बातें आपकी हो गई, इतनी बात हो गई। अब आप देखिए अगली चीज एक बात आप और ध्यान दीजिए कि इस तरह का भी सवाल पूछता है, धीरे से निकल जाइए जिसको जाना हो। तो अब देखिए एक बात और आपके उसमें पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ एन एसी। आप रुकिएगा समझ, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ एसी, क्या क्या बेसिक कंडीशन है एसी। तो पहली बात तो ये है कि इसका ये क्या नाम है, बेसिक कंडीशन ऑफ एसी की जो है
वो पहला कंडीशन ये है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, एसी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी हाफ साइकिल में नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन एसी की ये है कि कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन, कंटिन्यूसली अपना मैग्नीट्यूड और पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करे। अगर ये तीन बातें आपकी फॉलो होती हैं तो करंट एसी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मैंने अलग से बता दिया, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ उसको खूब गौर से देखिए। नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ उसको खूब गौर से देखिए। मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है उसका। नेक्स्ट चीज जो बताऊंगा उसको खूब अच्छे से देखिए। अब क्या बताना है, अब आपको बताना है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन और साथ में पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, ठीक है। और उसके बाद आपको चोक कॉइल, इतना बताते हैं फिर आगे बताएंगे। तो अब आपको मैं बता रहा हूं यहीं से कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये बता रहा है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है ना। और क्वालिटी फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर, इन दोनों चीजों को ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों चीजों को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि रेजोनेंस से क्या मतलब है। आप मैकेनिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि जब भी किसी बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो मैच कर जाए या तो इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तो उस बॉडी का वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। फर्स्ट ईयर में बेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस वो कंडीशन है जब किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन की या तो बराबर हो जाए या उसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। देखिए वीडियो बन रहा है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो बॉडी बहुत तेज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है और इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक वही बात, उसी से मिलती जुलती बात इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक नेचुरल ऑक्सीलेशन होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होता है। अगर अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इसमें रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस, मतलब एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा घट जाता है, ठीक है, तभी करंट मैक्सिमम होगी। तो इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा घटने का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, इस केस में इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, जब ये फैक्टर 0 हो, क्योंकि ये फैक्टर तो स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, ये कांस्टेंट तो सब है, लेकिन ये स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इस नेगेटिव तो ये भी नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्सएल बराबर एक्ससी। तो यही कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अगर किसी सर्किट में एक्सएल और एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आपका ये Z यानी इम्पीडेंस यानी नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन एलसीआर सर्किट, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होगी। बात समझ में? तो अब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। इधर देखिए, गौर से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC। बात समझ आ गई? ओमेगा कितना होता है, 2πN, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/2π √1/LC। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर अप्लाइड वोल्टेज है तो सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आ जाएगा।
ठीक है ना। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द एसी सर्किट है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द एसी सर्किट है। अगर इतना ही अप्लाइड वोल्टेज भी हम लगा दें इसी फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी और करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है? ये नेचुरल, जैसे मान लीजिए कोई एलसी सर्किट है या एलसीआर सर्किट है, तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन वो इतना है, ठीक है ना। इतना ही जब अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी और करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं और बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और पोलैरिटी फैक्टर, ये हम समझा रहे हैं, ये हम समझा रहे थे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जब होगा तो कैसे क्या होगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में मैंने यहां पे करंट प्लॉट की, यहां क्या प्लॉट की, करंट, और यहां क्या प्लॉट की, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहां करंट प्लॉट की और यहां फ्रीक्वेंसी प्लॉट की, ठीक। तो अब आप देखिए पहले क्या होगा, पहले जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट ऐसे बढ़ेगी, ये ग्राफ है। इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एसी का ग्राफ है ये, तो करंट मतलब नीचे नहीं जाएगा। एलसीआर सर्किट का ग्राफ है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पहले इम्पीडेंस घटेगा। जैसे जैसे एसी के केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो पहले इम्पीडेंस घटता है, ठीक है ना, और उसके बाद इम्पीडेंस क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पहले जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ये इम्पीडेंस घटेगा और फिर क्या होगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा। ये ग्राफ होता है। ये मिनिमम इम्पीडेंस जहां जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। बात समझ में। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और इस एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्लॉट की और इस एक्सिस पे आपने इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट प्लॉट किया, ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे पहले इम्पीडेंस घटेगा और फिर इम्पीडेंस जो है एक मिनिमम पॉइंट पे आएगा और फिर इम्पीडेंस बढ़ेगा। इस मिनिमम पॉइंट पे इस एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, और इस मिनिमम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ इम्पीडेंस मिनिमम होगा, और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। बात समझ में। तो इस केस में क्या होता है, पहले करंट बढ़ता है क्योंकि इम्पीडेंस घट रहा है, तो पहले करंट बढ़ता है और फिर करंट क्या होता है, घटता है। जब करंट मैक्सिमम होता है उससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर ये देखिए वो क्यों घटता बढ़ता है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इधर देखिए, ये z कितना होता है, √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, यही ना होता है बेटा। है? तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जब जीरो थी, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, तो ये फैक्टर करीब करीब जीरो था और ये फैक्टर मैक्सिमम था। बात समझ में आ रही है। ये फैक्टर करीब करीब जीरो था और ये फैक्टर मैक्सिमम था, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बराबर है √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, यही इम्पीडेंस होता है, ठीक। तो उसमें r तो कांस्टेंट ही है, r तो कांस्टेंट ही है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो ये फैक्टर ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तब क्या हुआ, ये फैक्टर बढ़ता गया, ये फैक्टर घटता गया। अरे यार, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, फ्रीक्वेंसी कहाँ, जो अब एसी की फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम थी तो ओमेगा एल करीब करीब जीरो था और ओमेगा सी भी करीब करीब जीरो था, तो 1/ओमेगा सी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो उस समय इम्पीडेंस मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम है ना। लेकिन जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे ये फैक्टर बढ़ता जाता है और ये फैक्टर घटता जाता है, ठीक है ना। उसकी वजह से बाद ये फैक्टर तो कांस्टेंट रहता है, तो धीरे धीरे जेड की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। फिर जेड की वैल्यू जब ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी होगा, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, वो जेड के बराबर होगी, मैंने जेड आर के बराबर होगी, मैंने आर करके दिखाया है।
उसके बाद जब ये ओमेगा बढ़ता है तो क्या होता है, तो ये फिर बढ़ना शुरू कर देती है। ये मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है। अगर ये केवल एलसी का ग्राफ होता, केवल एलसी सर्किट होती, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये ग्राफ इस प्रकार से होता। देखिए ये जीरो पे आया, तब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जीरो पे आया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस होता ही नहीं। बात समझ में आई? तो मिनिमम इम्पीडेंस क्या होता है इस केस में? अगर केवल एलसी का ग्राफ होता जीरो, तो मिनिमम इम्पीडेंस इस केस में क्या होता? जीरो होता। ये मेरे कहने का मतलब। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब आगे देखिए, ये आपका मैंने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का मैंने ग्राफ दिखाया है। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का ग्राफ दिखाया है। ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। ये क्या क्या है? ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट। इसको I0 से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। सर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ग्राफ है और वो इम्पीडेंस फॉर एलसीआर सर्किट का ग्राफ है। एलसीआर सर्किट ग्राफ है और इम्पीडेंस फॉर एलसी सर्किट का ग्राफ, ठीक है ना। इस ग्राफ में यहाँ पे जीरो हो जाएगा यस, क्योंकि रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है ना। ये सभी सवाल पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो कर दीजिएगा, इतना दिमाग तो लगा लीजिएगा ना। यस सर, यस हम्म। यस सर। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्राफ ऑफ क्या कहते हैं आरएल सर्किट बताइए, तो क्या होगा? आरएल सर्किट ग्राफ क्या होगा? इम्पीडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो इसका इम्पीडेंस कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे इम्पीडेंस बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इम्पीडेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। इम्पीडेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। तो अगर यहाँ पे आप इम्पीडेंस प्लॉट करिए और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करिए, बात समझ आ रही है? तो उसके बाद आप ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है इस तरह से बढ़ेगा। लीनियर डिपेंडेंस नहीं है। ओमेगा बढ़ने से जेड बढ़ तो रहा है लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। गौर से देखिए, लीनियरली बढ़ रहा है। हाँ, तो ये जेड बढ़ तो रहा है लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। और जेड की मिनिमम वैल्यू क्या है? ओमेगा बराबर जीरो पे जेड की मिनिमम वैल्यू क्या है? आर। तो ये होगा आर से बढ़ना शुरू करेगा ओमेगा बराबर जीरो से और फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। इतना दिमाग तो आप लगा लेंगे ना। यस सर। अरे इतनी मैथ सबको आती है यार, ठीक है। यस सर। इस तरह के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ कर दीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल एग्जाम आइडिया लगाइए। जब वो सवाल एग्जाम आइडिया आप लगाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा। पढ़ा आपको मैंने सब दिया है। मैंने कहा ना कि आप पानी के केवल 50 मीटर दूर हैं, 450 मीटर आप खन चुके हैं कुआं, अब 50 मीटर दूर है। यही आपने 20-25 दिन तक अगर क्वेश्चंस बढ़िया से लगा के रिवाइज कर लिए तो 100 में 100 पाएंगे। क्योंकि मैंने सिलेबस को 99% नहीं पढ़ाया है, मैंने सिलेबस को 100% पढ़ाया है, ठीक है ना। और बहुत क्लैरिटी से पढ़ाया है, कहीं कोई एरर भी नहीं है, ठीक है ना। और इतनी बात मोर देन सफिशिएंट है, कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये ऐसे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का दिखा रहा हूँ कैसे ग्राफ होगा। ऐसे पहले करंट बढ़ेगी, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगी, और फिर करंट ऐसे घटेगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ठीक इसके अपोजिट है भाई, इम्पीडेंस पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो करंट पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए पीक वैल्यू ऑफ करंट है। इसके अलावा दो वैल्यू और होती है फ्रीक्वेंसी की, इसको FR1 मानिए और इसी के ठीक यहाँ पे FR2 मानिए। इसको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से मतलब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसपे जो पावर है वो आधा हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर आधा हो जाएगा उसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है और ये भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। क्योंकि जब पावर आधा होगा तो उस फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक एक टर्म को एकदम याद रखिए। अगर हाफ पावर पूछ दिए तो करने की कंडीशन में आप रहें, ठीक है ना। बैंडविड्थ पूछ दिया तो वो करने की कंडीशन में आप रहें। तो पहले आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसी समझिए। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो होती है जबकि जिस फ्रीक्वेंसी पर एसी की जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर आधा हो जाए। तो पावर बराबर कितना होता है बताइए? I²RT। ये होता है ना, नहीं पावर बराबर I²RT, हीट होता है I²RT, हीट होता है I²RT। तो पावर हाफ हो जाए यानी करंट I0/√2 हो जाए। ये मैक्सिमम पावर है। I0/√2 की I/2 भाई स्क्वायर टर्म है ना, तो पावर हाफ हो जाएगा तो करंट कितनी होगी? I0/√2। मैक्सिमम करंट का √2, तभी तो स्क्वायर करेंगे तो हाफ होगा, हैं? तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये है जिसकी वैल्यू होती है I0/√2। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जिसके लिए करंट, जिसके लिए पावर कितना हो जाए?
अपने पीक पावर का आधा हो जाएगा। तो करंट अगर पावर अपने पीक पावर का आधा हो जाएगा यानी करंट अपने पीक करंट का I0/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चूंकि ग्राफ इस तरीके से बना है, इधर देखिए ग्राफ चूंकि इस तरीके से बना है तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे दो फ्रीक्वेंसीज आएंगे, एक बार इस साइड एक बार इस साइड एक बार इस साइड, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच के जो गैप को हम कहेंगे इसी को कहते हैं बैंडविड्थ, इसी को कहेंगे बैंडविड्थ। ये भी आप याद रखिएगा। यस सर, बात समझे? यस बैंडविड्थ। और एक बात और आप याद रखिएगा कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर, इसको नोट कर लीजिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे नेट रेजिस्टेंस नेट रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर नेट रेजिस्टेंस नेट रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? R, और नेट रिएक्टेंस क्या होगा? XL माइनस XC। ये होगा नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? R। और जब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस पर नेट रिएक्टेंस नेट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये छोटी मोटी बात याद रखिएगा, इसी में घुमा फिरा के सवाल पूछेगा तो आप कर दीजिएगा। सर यानी कि R बराबर XL माइनस XC, R बराबर XL माइनस XC का मॉड, ठीक है ना। R बराबर XL माइनस XC का मॉड। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर जो है हाफ हो जाए, पीक वैल्यू का हाफ हो जाए। हाँ, तो करंट पीक वैल्यू का I0/√2 होगा तभी पावर हाफ होगा ना। स्क्वायर टर्म है, पावर I²R, ठीक है ना। और एक बात और भी है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे FR1 FR2 से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस पे क्या होगा? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर नेट रिएक्टेंस बराबर नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। R बराबर LC माइनस LR का मॉड। और इसके बीच का जो गैप होगा इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। इसके बीच का जो गैप होगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप होगा बैंडविड्थ होगा। तो टर्म समझ में आ गया? अगर बैंडविड्थ पूछेगा तो कर लीजिएगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो कर लीजिएगा, ये बोल दिया कि इसका नेट रिएक्टेंस नेट रेजिस्टेंस के बराबर है, ये पूछे तो कर लीजिएगा, कर लेंगे सारी बात। इसका ग्राफ पूछेगा तो कर लीजिएगा। अगर एक्सेल सर्किट का पूछेगा तो ये ग्राफ बना दीजिएगा, और अगर मान लीजिए आपका आरएल सर्किट का ग्राफ पूछेगा तो ये बना दीजिएगा। सर ये LC का ग्राफ है कि XL का ग्राफ? नहीं, ये एलसी का ग्राफ है, केवल एल और सी है, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है आरएल का ग्राफ है, और बाकी ग्राफ तो मैथमेटिक्स से आप लगा लेंगे ना, सब बात बताना जरूरी है। हाँ, तो इतनी बात से हो जाएगा आपका। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप देख लीजिए। अभी इसमें सब बात में कौन सी बात में कुछ बची है क्या? कुछ नहीं, मैं आपको मैंने यहाँ बता दिया आरएल सर्किट का। अब मान लीजिए कि आरसी सर्किट का हो तो अपने मन से नहीं कर लेंगे, फॉर्मूले पे रख के। हाँ, आरसी सर्किट का जेड क्या होगा? आरसी सर्किट का जेड क्या होगा बताइए? तो उसका फॉर्मूला आरसी सर्किट का जेड क्या होगा? कहाँ गया होगा? आरसी सर्किट का जेड होगा आपका, आरसी सर्किट का जेड कितना होगा? देखिए √R² प्लस XC²। ये आरसी सर्किट का जेड है। हाँ, तो फिर कांस्टेंट है। हाँ, तो ये हो जाएगा √R² प्लस 1/ωc²। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या ये घटेगा, जेड घटेगा, और मिनिमम वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। किसी फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, इतना तो दिमाग लगा लेंगे ना। ये तो अभी आप क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तब बहुत सी बातें आएंगी। क्वेश्चन में भी इस तरह की बात घुमा फिरा पूछेगा तो फिर कर दिया जाएगा, है ना। और बहुत सी चीज़ तो क्वेश्चन से तैयार होती है। बेसिक्स तो एक बार आपने सारा कर लिया, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपका दिमाग, एप्लीकेशंस जब आएंगे तो आपका दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ। देखिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और अच्छे से देखिए, गौर से देखिए। एक बार मेरे दिमाग में तुरंत आ गई, अभी देख लीजिए इधर बढ़िया से। देखिए इधर देखिए, अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है, अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है, अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है तो क्या होगा? उसका आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सीरीज इधर देखिए एलसीआर सर्किट का, तो आर इधर होगा और एक्सएल इधर होगा और एक्सी इधर होगा।
अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं कि वी आर इधर होगा, वी सी इधर होगा और वी एल इधर होगा, ठीक। अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है और पैरेलल एलसीआर सर्किट है तो आर इधर होगा और इस केस में उल्टा हो जाता है। गौर से देखिए, इस केस में उल्टा हो जाता है, ये एक्सी ऊपर होगा और एक्सएल नीचे होगा। बात समझ में आ गई? ये आपका पैरेलल एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट का ड्रॉ करके दिखा दिया। बात समझ में आ गई? ये वाला किस लिए फॉर पैरेलल, ये पैरेलल के लिए, पैरेलल एलसीआर सर्किट एक्सी ऊपर होगा और एक्सएल नीचे होगा। पैरेलल एलसीआर सर्किट में करंट सेम होगी, करंट डिफरेंट होगी। अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट में करंट डिफरेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात में दिमाग में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब आपको मैं एक बात बता दूं जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। सबसे पहली बात यह है कि क्वालिटी फैक्टर से आप समझते क्या है? सर, सीरीज एलसीआर में और पैरेलल एलसीआर के ग्राफ में अंतर क्या होता है? अंतर ये रहता है कि सीरीज वाले में जो है एल ऊपर होता है एक्सएल, और पैरेलल वाले में एक्सएल एक्सी ऊपर होता है, ठीक है ना। ड्रॉ करके मैंने दिखाया ही। अच्छा, अब कुछ बातों को और आप गौर से देखिए, और क्या कहते हैं, जैसे आपको क्वालिटी फैक्टर बता रहा हूँ। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आप क्वालिटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, सीधे फॉर्मूले में अप्लाई करिए, खट से निकाल लीजिएगा। मतलब क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है वह इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पर। एक्सएल और एक्सी है, ठीक है ना। एक्सएल और एक्सी किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो एक्सएल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफआर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो एक्सएल है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सी भी वही रहेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सी भी वही रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। आपको क्वालिटी फैक्टर निकालने को मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी सेम है। हाँ, सेम होता है, तभी तो रेजोनेंस करेगा, तभी तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी और रेजिस्टेंस के रेशियो को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तभी वो जीरो होता है। हाँ, तभी उसी को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझ लीजिए। क्वालिटी फैक्टर से हम समझते क्या है? देखिए, क्वालिटी फैक्टर जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है, रेजोनेंस कितना शार्प है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस कितना शार्प है, शार्प कितना एक्यूरेट है ना, कितना एक्यूरेट है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको मैं रेजोनेंस उसका मैं ये दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। ये सब पॉइंट्स बहुत पास है ना, ये सब फ्रीक्वेंसीज बहुत पास है ना, यस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की। तो और इस केस में आप देखिए, और ऐसे सीधे कहाँ, इस केस में आप देखिए तो बहुत डिस्टिंक्ट है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है, एसी की जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत शार्प है, यूनिक है। इस केस में काफी मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी आसपास है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना बढ़िया होगा उतनी बढ़िया रेडियो की ट्यूनिंग होगी। इधर देखिए, गौर से देखिए, रेडियो में क्या लगा रहता है, अभी गौर किया है? कैपेसिटर लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है और इंडक्टर लगा होता है। रेडियो जो मतलब हाँ, और उसमें हम जब उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या करते हैं, एल और सी की वैल्यू को चेंज करते हैं, एल और सी की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो एल और सी की वैल्यू को चेंज करने की वजह से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको करके बताया था, क्या होगी? 1/2 एल अंडर रूट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी? 1/2 एल अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई। So 1/2 pi under root of 1/LC. हाँ, अंडर रूट ऑफ 1/LC, ये बताया था ना।
नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे एल और सी को हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एल और सी चेंज करने से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे रेडियो सेट के ऊपर डिफरेंट रेडियो स्टेशन अपना भेज रहे हैं, डिफरेंट रेडियो स्टेशन अपना फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, हजारों तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है रेडियो स्टेशन पे। जो आपने रेडियो लिया है उस रेडियो पर हजारों फ्रीक्वेंसी गिर रही है, कई रेडियो स्टेशन की, FM1, मेगा 11, फलाना दुनिया भर का गिर रहा है। तो आप जब उसको ट्विन करते हैं तो क्या करते हैं, ट्विन करते हैं तो एल और सी को चेंज करते हैं। जब एल और सी को चेंज करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो जब डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो रेडियो स्टेशन से रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस रेडियो स्टेशन की करंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वही रेडियो आपको सुनाई देता है, बाकी को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। अगर सीरीज LCR सर्किट है, समझ रहे हैं, तो रेजोनेंस की कंडीशन में उसको एक्सेप्टर कहते हैं। और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है तो एक्सेप्टर की, तो रेजोनेंस की कंडीशन में उसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और वो रिजेक्ट कर देता है क्या? वो उन फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है अगर पैरेलल में है, बाकी को इनवाइट करता है। और सीरीज वाला है तो जिससे रेजोनेट करता है उसी तो पैरेलल में क्यों, मतलब ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि वो रिजेक्ट कर देता है, सीरीज में तो एक्सेप्ट कर हम देता बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एल और सी को हम चेंज करते हैं, एल और सी को चेंज करते हैं, चेंज करने से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और जो आपके पास सेट है उसके ऊपर हजारों स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो डिजायर्ड स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए हम उसको ट्यून करते हैं। तो ट्यून करने में बेसिकली इस चीज को सीरीज में तो कर लेता है, तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पैरेलल में क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप आगे चलिए, अभी टर्म आएगा तो बताएंगे, है ना। तो अब आप देखिए ये आपका हो गया क्वालिटी फैक्टर और ये हो गया ये, ठीक है। अब एक बात देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, क्वालिटी फैक्टर से मतलब समझ गए? यस सर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर से मतलब हमारा क्या है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ कितनी रेजोनेंस, एक्यूरेट उसकी पीक वैल्यू है। हाँ कितना एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार कट कर दीजिए वीडियो को, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें जो है, एक मिनट रुकिए, कट कर दिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं, किस पे बनाएंगे, एक तो बनाते हैं कि पावर कंज्यूम्ड, व्हाट, चोक कॉइल और LC ऑक्सीडेशंस। कट कर